हेलो दोस्तों। हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें अब तक हम लेक्चर 18 तक आ चुके हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसमें अब तक हम पार्ट पार्ट जो है वो कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा पार्ट होगा वो 6th पार्ट होगा और आने वाले हो सकता है 2 पार्ट में हमारा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो मतलब कंप्लीट हो जाए, क्योंकि टॉपिक काफ़ी लेंदी है, काफ़ी बड़ा लग रहा है आपको। देखिए हम अब तक कितना कुछ डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी टॉपिक जो है ख़त्म हो ही नहीं रहा है। हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में देखा, हमने थेरीज ऑफ ओरिजिन डिटेल में देखी है, कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा, सोसाइटी, रिलीजन, पॉलिटिकल लाइफ, टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, एग्रीकल्चर को हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, मतलब इकोनॉमी हमारी स्टार्ट हो चुकी थी लास्ट लेक्चर से। हमने स्क्रिप्ट को देखा, मतलब काफ़ी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले 5-6 लेक्चर से, लेकिन फिर भी टॉपिक ख़त्म हो नहीं रहा है और आज भी नहीं होगा, क्योंकि अभी भी हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है। हमने तो अभी इकोनॉमी स्टार्ट की है, अभी हमारा डिक्लाइन बाकी है। उसके बाद हम कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर में क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंस है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में इकोनॉमी को मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दिया था एक तरीके से। तो इकोनॉमिक सिस्टम में उन्होंने उनके मतलब जो इकोनॉमिक लाइफ है उसमें हमने एग्रीकल्चर सिस्टम और जो सब्सिस्टेंस बेसिस थी उनकी वो कवर कर लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम आर्ट एंड क्राफ्ट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का उसको देख लेंगे, और जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, मतलब जो रॉ मटेरियल्स वो यूज़ करते थे, जैसे कि मेटल्स हो गए, कॉपर, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज तो ठीक है, अलॉयज है, लेकिन गोल्ड, सिल्वर, ये कहाँ से मतलब आता था, इंपोर्ट कहाँ से होता था, कहाँ वो एक्सपोर्ट करते थे। उसके बाद ये माइंस कहाँ पे थी। तो ये सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, इन सब के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो तो इंटरेस्टिंग होगा काफ़ी, और आज बस हम आर्ट एंड क्राफ्ट को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लेंदी, काफ़ी बड़ा ये टॉपिक हो जाता है आर्ट एंड क्राफ्ट वाला। तो अभी भी हमारा क्या बचने वाला है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ट्रेडिंग नेटवर्क के बारे में हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जिसमें हम इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उनका जो ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट वगैरह होता था विद आपके जो एक्सटर्नल जो सिविलाइजेशन थी उनके साथ भी, और जो टाउन टू टाउन जो ट्रेड होता था वो भी, एक्सचेंज सिस्टम कैसी थी उनकी, पर्शियन गल्फ के साथ, मेसोपोटामियन लोगों के साथ, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उनका क्या था। फिर लास्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, और हो सकता है यहाँ पे भी हमारे ये लेक्चर्स खत्म ना हो, और लास्ट लेक्चर हमारा हो सकता है वो हो इन 2 टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि डिक्लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें वेरियस थेरीज हमें पढ़नी है, तो ये इसके ऊपर एक स्पेशल लेक्चर लगता ही है, क्योंकि हम जो लेक्चर बनाते हैं वो ज़्यादा लंबे बनाते नहीं हैं। 30 मिनट के हमारे लेक्चर्स होते हैं, तो ज़्यादा बोरिंग नहीं होना चाहिए ना। तो काफ़ी वक्त हमें लग रहा है, कोई बात नहीं, हम डिटेल में सिलेबस कवर कर रहे हैं इसलिए वक्त लग रहा है। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हड़प्पन आर्ट क्राफ्ट एंड टेक्निक्स, मतलब जो आर्टिफैक्ट्स को बनाते थे, जैसे कि बैंगल्स हो गया, बीड्स हो गए, पॉट्स एंड पॉटरीज हो गए, सील्स हो गए, तो ये कैसे बनाते थे, क्या इनका सिग्निफिकेंस था, किस तरह के रॉ मटेरियल्स यूज़ करते थे, इन सब के बारे में आज हम देखेंगे। और क्या हड़प्पन जो सिविलाइजेशन की जो क्राफ्ट एंड टेक्निक्स थी वो मेसोपोटामियन और इजिप्शियन के कंपैरिजन में उनकी क्वालिटी कैसी थी, अच्छी थी या सब क्वालिटी मतलब सुपीरियर थी या फिर इन्फीरियर क्वालिटी की थी। तो ये सब हम आज देखेंगे। क्या लिमिटेशंस थी उनके ऊपर भी हम थोड़ा बहुत मतलब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है कि हमें काफ़ी स्टैंडर्डाइज और मास प्रोड्यूस क्राफ्ट आइटम जो है वो हड़प्पन साइट्स पे मिलते हैं। जब भी इसकी एक्सकवेशन हुआ है, खुदाई हुई है, तो सबसे पहले तो हमें यही मिले थे ना, पॉट्स के कुछ पीसेस मिले थे, फिर उसके बाद बैंगल्स वगैरह। तो ये सारे जो हमें मास प्रोड्यूस जो क्राफ्ट मिले और ये स्टैंडर्डाइज थे, मतलब एक ही लेवल के उसमें आपको रेशियो देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन इसमें था, और इसीलिए फिर एक थ्योरी भी बनती है। हमने देखा था कि स्टेट कंट्रोल था या नहीं था, कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी या नहीं थी, तो वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में फिर से हम उस पर नहीं जाने वाले, वो टॉपिक वैसे आगे आने वाला है कि क्या मतलब स्टेट कंट्रोल था या नहीं था, इसी आज के लेक्चर में आएगा, लेकिन हम वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मैच्योर हड़प्पन जो फेज़ है ना, यहाँ पे आपको ज़्यादा टेक्निकल फाइननेस मिलेंगी देन अर्ली कल्चरल फेज। बिल्कुल, मतलब ये तो जाहिर सी बात है कि आपको मैच्योर हड़प्पन फेज में ज़्यादा टेक्निकल जो चीज़ें, मतलब टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा बेहतर मिलेंगी, टेक्निकल फिटनेस ज़्यादा बेहतर मिलेगी आपको। ये तो समझने की बात होती है ना। तो वर्क ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट गिव्स एन इनसाइट इनटू हाउ सोसाइटी रिलेट इटसेल्फ टू सराउंडिंग। बिल्कुल सही बात है, जब आप सोसाइटी में देखते हो वही तो आप आपके मतलब आपके आर्ट में, आपके पेंटिंग्स में वगैरह आप क्या करते हो, एक्सप्रेस करते हो ना, जो आप सोचते हो, जो आप देखते हो। जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने अगर किसी एनिमल को देखा होगा तो ही तो उसका पेंटिंग बनाएंगे या फिर सील्स के ऊपर उन्हें मतलब क्राफ्ट करेंगे। अगर नहीं देखा है तो इमेजिनेशन के बेसिस पे तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि इतना मतलब ठीक है ना, जो देखते हैं वही हम क्या करते हैं, हमारे
आइडियाज़ या फिर हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वही हम हमारे आर्ट के थ्रू या क्राफ्ट के थ्रू दुनिया के सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो यही था, और यही से हमें पता चलता है कि वो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन के लोग जो है उनकी सोसाइटी किस तरीके से थी और वो क्या सोचते थे। तो एक आइडिया हमें आ जाती है कि वो किस तरीके से नेचर, ह्यूमन बीइंग और डिविनिटी के बारे में मतलब उनकी क्या राय थी, ये हमें इनके आर्ट क्राफ्ट वगैरह से पता चल जाता है। तो अभी देखो, सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है पॉट्स एंड पॉटरी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे हम आर्ट और क्राफ्ट को अलग अलग नहीं डिस्कस करें, हम एक साथ डिस्कस करें। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि प्री मॉडर्न जो सोसाइटी है ना, यहाँ पे आपको मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है जानना कि कौन सी उनकी आर्टिस्टिक एक्टिविटीज थी और कौन सी उनकी जो मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी जिसमें क्राफ्ट वगैरह इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए आज हम ये एक साथ ही देखेंगे। तो सबसे पहले तो आ जाता है पॉट्स एंड पॉटरी। अभी हड़प्पन जो पॉटरी थी ना, ये काफ़ी मतलब ज़्यादा मास प्रोडक्शन इसका हुआ है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन जो आपको पॉटरी का देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके दो वजह थे। एक तो वो मतलब यूटिलिटेरियन पर्पज़ की वजह से भी यूज़ होता है, जैसे स्टोरेज वगैरह के लिए, पानी पीने के लिए, अलग अलग पर्पज़ के लिए। तो ये एक रीज़न थी। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि उनका जो आप बोल सकते हो ना कि एज ए एस्थेटिक वैल्यू भी उनकी हो सकती है उन पॉटरीज वगैरह की, तो हम देखेंगे आगे। तो हड़प्पन जो पॉटरी किलिन्स है, किलिन्स मतलब क्या होता है? कारखाने, जहाँ पे हड़प्पन पॉटरी बनाई जाती थी। व्हीलमेड पॉटरी थी इनकी, पॉटरी जो होती थी वो व्हीलमेड होती थी। तो जो जहाँ पे ये पॉटरी बनाई जाती थी ये आपको देखने को मिलेंगे मोहनजोदारो सेंटर से, हड़प्पा सेंटर है, नौशारो, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर से जहाँ पे हड़प्पन पॉटरी के किलिन्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, मतलब कि एक तरीके से फैक्ट्रीज आप बोल सकते हो सादे शब्दों में। भी पॉटरीज किस तरह की थी, मतलब कलर क्या था उनका? तो ब्लैक ऑन रेड, ग्रे, बफ, ब्लैक एंड रेड वेयर। तो इस तरह की पॉटरीज जो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। तो पॉटरी जो है वो व्हीलमेड होती थी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, व्हीलमेड पॉटरी थी। और जिसके ऊपर ब्राइट रेड स्लीव्स, मतलब रेड स्लीव मतलब कि सपोज पॉटरी है तो उसके ऊपर ऐसे मतलब रेड जो है ना वो लाइनिंग्स होंगी। ठीक है, स्लीव्स मतलब क्या होती है? लाइनिंग्स होती है। कलर कौन सा यूज करते थे वो? तो रेड कलर के लिए वो क्या यूज करते थे? रेड कलर के लिए वो ऑकरे यूज करते थे। ऑकरे मतलब क्या? तो गेरू। या फिर अभी से आयरन ऑक्साइड कर सकते हो। और ब्लैक कलर के लिए वो क्या इस्तेमाल करते थे? ब्लैक कलर के लिए वो इस्तेमाल करते थे डार्क रेडिश ब्राउन आयरन ऑक्साइड, जिसको मिक्स किया जाता था ब्लैक मैग्नीज के साथ। तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हो। पॉलीक्रोम पेंटिंग जो काफ़ी कम मिली है। पॉलीक्रोम पेंटिंग मतलब क्या होता है? तो एक ही पेंटिंग्स के ऊपर अलग अलग तरह की डिजाइन आपको अगर देखने को मिलेगी तो उसे फिर पॉलीक्रोम पेंटिंग जो है वो आप कह सकते हो। उसे कहा जाएगा पॉलीक्रोम पेंटिंग्स। तो ये कम मिली है। ज़्यादातर मोनोटोनस, मतलब एक पॉटरी के ऊपर एक ही तरह की डिजाइन आपको वहाँ पे देखने को मिलती थी, मतलब पेंटिंग्स वगैरह आपको देखने को मिलती थी, उसे कहा जाएगा पॉलीक्रोम पेंटिंग। तो पॉलीक्रोम पेंटिंग के एग्जांपल्स आपको काफ़ी रेयर मिलेंगे, मतलब पेंटिंग्स के एग्जांपल ही काफ़ी रेयर है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे ना, इनके आर्टिस्टिक एक्टिविटीज में पेंटिंग मुझे इतना मिला ही नहीं है। मतलब पेंटिंग्स मैंने इनका डिटेल में पढ़ा है 2-3 सोर्सेज से, लेकिन पेंटिंग्स वगैरह के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। जो भी है पॉटरीज के एविडेंसेस के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो पेंटिंग वगैरह करते थे। बाकी तो जैसे कि आप स्टोन एज वगैरह हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे पेंटिंग्स के एक्सटेंसिव एविडेंसेस मिले हैं। जो केव्स थी वहाँ पे पेंटिंग वगैरह होती थी, और वो उनके हमें विचारों के बारे में मतलब एक तरीके से बताती थी जो पेंटिंग्स थी। तो लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ पेंटिंग्स हमें वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये जो पॉटरीज थी ना, इनका शेप क्या था? शेप जरूरी हो जाता है। तो डिश ऑन स्टैंड, वेस विद द यस प्रोफाइल। तो वेस मतलब क्या होता है? मैं दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट हम देख ही लेते हैं, क्योंकि इमेज जब हम देखते हैं ना, ऑडियो विजुअल, वो ज़्यादा मतलब क्लियर होता है, वो ज़्यादा समझ में आता है। तो ये जो है ना, ये है वेस। वेस मतलब एक तरीके जैसे आप सपोज फूलदान होता है ना, फूलदान, तो उसे वेस कहा जाएगा। और यस से उनका जो स्टैंड है। यहाँ पे कुछ आपको पॉटरीज मिलेंगे जो पॉइंटेड, जो इसका बेस है। कुछ आपको मिलेंगे सिलेंड्रिकल, कुछ आपको मिलेंगे परफोरेटेड। तो इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी है कि इसका यूज़ क्या था। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो परफोरेट पॉटरी है वो हो सकता है, वो जैसे कि परफोरेट पॉटरी है उसको आप कपड़े में मतलब लपेट के एज ए पर्पज ऑफ, जैसे कि ब्रीविंग पर्पज के लिए, मतलब कोई ड्रिंक बनाने के लिए उसका इस्तेमाल होता था। ऐसा कुछ लोग कहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि जैसे आप मंदिर में जाते हो तो मंदिर में ऐसे ही कुछ परफोरेटेड सा चीज़ वहाँ पे रखी होती है, जिसमें आप जो है ना क्या कैंडल्स जलाते हो ना, वो अगरबत्ती जिसे कहते हैं वो जलाते हो। तो अलग अलग मतभेद है यहाँ पे कि जो परफोरेटेड पॉटरीज है इसका क्या इस्तेमाल होता था। कुछ स्मॉल पॉटरीज मिले हैं जिसको एज ए ग्लास यूज कर सकते थे वो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए। तो अलग अलग तरह की पॉटरी मिली है यहाँ पे बोल सकते हो कि ये पानी मतलब वाटर स्टोर करने के लिए या फिर ग्रेन स्टोर करने के लिए इस तरह की पॉटरी जो है वो यूज करते थे। तो हम देख लेते हैं डिटेल में, बस आप इमेजेस यहाँ पे देख लो, इमेज से ज़्यादा चीज़ें जो है क्लियर होती है। तो चलो फिर हमें एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं।
हाँ तो ये तो हो चुका है हमारा। तो शेप्स हमने देख लिए। शेप्स क्या थे? द डिश ऑन स्टैंड, वेस्ट विद द यस प्रोफाइल, सिलेंड्रिकल परफोरेटेड जार मैंने जो अभी आपको दिखाया था, गोबलेट विद द पॉइंटेड फुट, ये भी हमने दिखाया था, लार्ज स्लेंडर फुटेड बॉल, तो ये भी हम देख चुके हैं। तो डिजाइन्स क्या थी इन पोर्ट्रेट्स के ऊपर? तो डेकोरेटिव पैटर्न्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे सिंपल है हॉरिजॉन्टल लाइंस या फिर ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी आपको देखने को मिलेगा, या फिर कुछ पिक्चर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि पिक्चर्स हमने देखिए यहाँ पे पिक्चर्स है, ये ना पिक्चर्स है ना यहाँ पे पिक्चर्स, तो पिक्चर्स भी आपको देखने को फिशेस वगैरह। तो ये इनका क्या था, डिजाइन वगैरह थे पोट्री के ऊपर। कुछ यहाँ पे फिशेज आपको देखने को मिलेंगे, पीपल के मतलब पत्ते आपको देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग तरीके के डिजाइन जो है ना बना देते हैं। ह्यूमन फिगर्स भी आपको कहीं पे भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन रेयर है। ये क्या है? रेयर है। ह्यूमन फिगर जो है रेयर है। अभी फंक्शन क्या था पोट्री का? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बन सकता है पॉटरीज के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पॉटरी एक इंपॉर्टेंट और डिस्टिंक्टिव फीचर है। चाहे आप हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करो, चाहे आप चालकोलिथिक फेज की बात करो, तो पॉटरी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आर्ट के बारे में बताता है, ये हमें उनके विचारों के बारे में बताता है, ये हमें उनकी जो लाइफ स्टाइल थी उसके बारे में बताता है। तो इसलिए पॉटरी जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या फंक्शन था, क्या काम था पॉटरी का? सबसे पहले तो जो लार्ज जार हमने देखे थे, लार्ज बड़े बड़े, वो हो सकता है वो ग्रेन्स मतलब कि धान और वाटर के स्टोरेज के लिए यूज होते हो। जो लार्ज लार्ज जार जो हमने देखे थे ना अभी लेफ्ट कॉर्नर पे, देख लेते हैं एक बार फिर से। चीज़ों वक्त लगेगा तो चलेगा, लेकिन चीज़ों को कैसे क्लियर करना चाहिए और डिटेल में। देखो ये जो है ना, ये दो, तो ये हो सकता है ग्रेन स्टोरेज के लिए, या फिर एज ए पर्पज फॉर द वाटर स्टोरेज भी यूज हो सकता है, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है। ये सारा हिस्टोरियंस का मानना होता है, आपको खुद के मन से कुछ नहीं बोलना है, ठीक है? कि आपको हिस्टोरियंस नहीं, जो हिस्टोरियंस आपको नाम भी डाल सकते हैं हिस्टोरियंस का, कि इस हिस्टोरियन का ऐसा कहना था, सम हिस्टोरियंस, कुछ हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं, ऐसा आपको आंसर नहीं लिखना है, खुद का नाम नहीं लिखना है वहाँ पे। खुद मत मतलब बिल्कुल एकदम कंफर्मेशन का हिस्ट्री के बारे में आप कुछ नहीं बोलना है। ये बात याद रखना। आप माइट बी, देयर कुड बी, ऐसे वर्ड्स आपको यूज करने चाहिए। यहाँ पे मस्ट बी वगैरह जैसे कुछ वर्ड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मेरे जो स्लाइड है उसमें कुड बी, माइट बी, ऐसे ही वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे या फिर कुछ हिस्टोरियंस का कहना है, या फिर हिस्टोरियन का नाम, तो ऐसे ही आपको आंसर देने, ठीक है? क्योंकि एक्सट्रीमिटीज में नहीं जाना है, आपको बैलेंस आंसर लिखना है। तो कुछ इलेबोरेटेड जार जो है वो भी हमें मिले मिले मतलब उसका कुछ यूज़ जो है वो बताया जा रहा है कि वो सेरेमोनियल यूज़ हो सकते हैं, या फिर वो रिचर सेक्शन के भी हो सकते हैं सोसाइटी के, जैसे कि देखो ये जो है ना इस तरीके के, तो हो सकता है ये रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि कितना फाइन या फिर कितना पॉलिश ये स्ट्रक्चर है, मतलब कितना पॉलिश ये पॉटरी है, आप देख सकते हो यहाँ से। तो हो सकता है कुछ इसका रिचुअलिस्टिक पर्पज हो, या फिर रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसे यूज़ करते हो। उसके बाद जो स्मॉल वेसल्स जो है वो एज ए मतलब ग्लासेस की तरह यूज़ हो सकते हैं पानी पीने के लिए। परफोरेट जार का फंक्शन क्लियर नहीं है, जिसके ऊपर दो मतभेद है, मतलब दो व्यू पॉइंट है। एक तो मैंने बताया कि वो हो सकता है कि मतलब मंदिरों में जैसा यूज़ होता है वैसे यूज़ होते हो, या फिर दूसरा जो है कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि उसे फिर कपड़े में लपेट के वो ब्रीविंग पर्पज़ के लिए, जैसे कि फर्मेंटेशन वगैरह प्रोसेस होती है ना, जिससे कि आप बियर वगैरह बनाते हो, तो उस तरीके से शायद वो कोई ड्रिंक वगैरह बनाते होंगे, ऐसा माना मतलब मानते हैं। तो दो व्यू पॉइंट है परफोरेटेड जार के जो फंक्शन है इसके लिए, तो ये आपको याद रखना है। आपको कोई एक नहीं बताना, आपको दोनों बताने जब आप बताओगे। उसके बाद जो शालो बाउल है वो हो सकता है कि खाना बनाने के बाद उसमें रखते हो। फ्लैट डिशेज जो है वो प्लेट्स की तरह यूज होते हो। कुकिंग 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 शायद, ठीक है, कुकिंग कुकिंग पॉट्स ऑफ वेरियस साइजेस हैव बीन फाउंड। तो ठीक है, इतना तो आपको मतलब समझ में आ गया कि काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल तो है ही नहीं, आसानी चीज़ें। मोस्ट ऑफ द जो पॉटरीज एंड वेसल्स जो है ना वो सिरेमिक है। सिरेमिक मतलब वही मतलब टेराकोटा से बनी हुई, मतलब आप बोल सकते हो ना, जैसे कि टेराकोटा मतलब क्या होता है कि जो बेक्ड जो क्ले होती है ना, मतलब जो भुनी हुई मिट्टी होती है, उसे टेराकोटा कहा जाता है, उसे सिरेमिक कहा जाता है। तो मोस्ट ऑफ द पॉटरी एंड वेसल्स जो है वो आपको सिरेमिक के ही मिलेंगे, टेराकोटा के मिलेंगे। लेकिन कुछ जो है तो मेटल से भी बने हुए, जैसे कॉपर के, ब्रॉन्ज वगैरह के। तो आपको मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रॉन्ज का इस्तेमाल उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया। तो ये हमने देखा पॉटरी के बारे में, डिटेल में हमने पॉटरी को डिस्कस किया। एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पॉट्स एंड पॉटरी के बारे में देखा क्या देखा हमने कि मास प्रोडक्शन होता था। किन्स हमने देखी कहाँ पे, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में। उसके टाइप देखे, किस तरीके के कलर्स वो यूज़ करते थे। पॉलीक्रोम काफ़ी रेयर आपको देखने को मिलेंगे। विलमेट पॉटरीज होती थी। शेप्स के बारे में हमने डिस्कस किया, अलग अलग तरह के शेप्स, यहाँ पे डिजाइन के बारे में हमने डिस्कस किया, फंक्शन को हमने डिस्कस किया, और ये भी डिस्कस किया कि मेटल से भी कुछ बने हुए आपको पॉटरी जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमें। तो नेक्स्ट जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उसमें आप देखेंगे टेराकोटा टॉयज। तो टेराकोटा का मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको बता चुका हूँ। टेराकोटा मतलब कि होता है कि जो आपके जो क्ले होती है, क्ले मतलब मिट्टी, लेकिन वो बेक्ड मतलब भुनी हुई मिट्टी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे टेराकोटा, जो कि यूज होती है ज़्यादातर मतलब खिलौने बनाने में, या फिर कोई भी ऐसे आर्टिफैक्ट बनाने में टेराकोटा जो है वो यूज होता है।
लेकिन वो बेक्ड होता है, बेक्ड क्ले। ओके, बेक्ड क्ले मतलब टेराकोटा। तो टेराकोटा टॉयज जो वो बनाते थे काफ़ी फेमस है हड़प्पन सिविलाइजेशन के, तो उन्हें देख लेते थोड़ा। तो हड़प्पन जो साइट्स है ना, यहाँ पे आपको प्रोफ्यूजन ऑफ टेराकोटा मिलेंगे। प्रोफ्यूजन मतलब काफ़ी एम्पल अमाउंट में आपको टेराकोटा जो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको एनिमल्स की फिगरिंग्स आपको देखने को, जैसे बुल्स, बफेलोज, मंकी, डॉग्स, ये उन्होंने बनाए थे। यहाँ पे आप हो सकता है यहाँ पे हो ना हो, ठीक है, तो ठीक है, शायद नहीं ऐड की होंगी, इसमें हो सकते हैं कुछ बफेलोज वगैरह। कुछ टॉय कार्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। टॉय कार्ट्स जो मैं, हाँ ये देखिए टॉय कार्ट्स है, तो ये हमें बता रहा है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उनका क्या था। तो यही तो मतलब जो देखते थे ना, जो वो जीते थे, जो उनकी लाइफ थी, उसी के बेसिस पे उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो उनका है। तो इससे हमें उनके लाइफ के बारे में पता चलता है, और वो नेचर के बारे में क्या सोचते हैं, उनके सोसाइटी, पॉलिटिक्स, सबके बारे में पता चलता है। इसलिए किसी भी कल्चर का आर्ट आर्टिफैक्ट क्राफ्ट वगैरह जानना, देखना, पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ से हमें उनके विचारों के बारे में पता चलता है, उनकी सोसाइटी के बारे में काफ़ी कुछ जो है वो आइडिया आ जाती है। फीमेल फिगरिंग मिली है, काफ़ी ज़्यादा पैमाने में मिले फीमेल फिगरिंग, जो कि न्यूमरस है, ज़्यादा है एट वेरियस प्लेसेस। और मेल फिगरिंग जो है वो भी थोड़ी बहुत मिले, जैसे कि ये मेल फिगरिंग है। यहाँ पे ये कपड़े हैं, इनके जो शॉल है ना, एक मतलब एक हाथ से, एक शोल्डर पे और दूसरे शोल्डर से, दूसरे आर्म से नीचे जा रहे हैं। तो ये एक आपको मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे कहते थे कि हो सकता है ये कोई भगवान हो, या फिर कोई मतलब लीडर वगैरह हो सकता है, तो ऐसा उनका कहना था। टेराकोटा मास्क भी आपको देखने को मिलेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। उसके बाद टेराकोटा क्राफ्ट्समैन जो उन्होंने टेराकोटा की बैंगल्स भी बनाई है, बैंगल्स। तो अभी देखो यहाँ पे जो मैंने इमेज ऐड की है ना, ये वाली, ये इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो इमेज है ना, ये टेराकोटा की नहीं है, ये है ब्रॉन्ज की, ब्रॉन्ज स्कल्पचर जिसे कहा जाता है। तो इसके बारे में मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया, स्लाइड ऐड करना भूल गया, मैं इसके बारे में लिखना भूल गया। तो मैं क्या करूँगा, एक पिक निकाल के इसके बारे में जो चीज़ें है ना, राइटिंग्स, वो एक बुक से, उपिंदर सिंह से, मैं पिक निकाल के हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसके बारे में पढ़ लेना। क्योंकि इंटरव्यू में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। मैंने काफ़ी दोस्तों से बात की जिसमें इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पे इसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन, ये जो है ना ब्रॉन्ज स्कल्पचर। तो इसके बारे में मैं एक पिक जो है वो डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से आप उसके नोट्स बना लेना। ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 लाइनें हैं, बस पढ़ना है आपको। और उपिंदर सिंह के पिक्स में डाल दूंगा, एक ही पिक्स होंगी, तो उतना तो आप कर ही सकते हो। तो स्टोन वर्क्स देख लेते हैं, क्या स्टोन से वो क्या चीज़ें बना देते हैं। तो स्टोन वर्क भी एक इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का। सॉरी, पानी पी लेता हूँ। धोलावीरा जो है ना, धोलावीरा के मतलब धोलावीरा जो साइट है, वहाँ पे आपको स्टोन मशीनरीज देखने को मिलेंगे। स्टोन मशीनरीज मतलब कि स्टोन की फैक्ट्रीज देखने को आपको मिलेंगी, और स्टोन पिलर्स जो है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे धोलावीरा पे। फाइनेस्ट एग्जाम्पल जो है स्टोन क्राफ्ट का, वो है आपको शर्ट ब्लेड। शर्ट ब्लेड मतलब स्टोन से बने हुए शर्ट ब्लेड। शर्ट क्या है, एक स्टोन का नाम है, एक पत्थर का नाम है शर्ट। शर्ट है एक पत्थर का नाम, शर्ट एक पत्थर का नाम है, और ये है शर्ट ब्लेड्स। तो ये स्टोन से बने हुए, और ये मतलब स्टोन का उन्होंने इस्तेमाल सबसे ज़्यादा जो है वो ब्लेड्स बनाने के लिए किया है। अब ये जो ब्लेड्स है ये किस तरीके से यूज होते थे, तो एक तो वो डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज होते थे एज ए नाइफ, मतलब जो घर में चाकू वगैरह यूज करते हो ना आप किचन में, तो उस तरीके से इनका यूज हो सकता था एज ए नाइफ। या फिर सिकल्स मतलब खेती के कामों में शायद इसका यूज होता था। तो ये 2 तरीके के यूज इसके बताए गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। हड़प्पन स्टोन क्योरिंग मतलब माइंस एक तरीके से रोहरी हिल्स के सिंध में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब वहाँ से जो स्टोन है वो माइन किया जाता था, और फिर बाकी अलग अलग जो सेंटर्स थे ऑफ स्टोन वर्क, वहाँ पे उन्हें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है वो जो कुछ भी हो वो किया जाता था। कुछ स्टोन फ्लेक्स भी देखने को मिलेंगे आपको, और कोर्स भी देखने को मिलेंगे दैट हैव ऑब्टेन फ्रॉम ऑल हड़प्पन हाउस। मतलब घर से भी आपको फ्लेक्स और जो कोर्स है ना, फ्लेक्स एंड कोर्स क्या होता है, सपोज कि जैसे कि अभी ये जो है ना, ये यहाँ पे सपोज कि ये कोई स्टोन है, ये कोई सपोज बड़ा सा स्टोन है, तो अभी इसको अगर उन्हें क्या देना है, उन्हें अगर इस स्टोन को कुछ शेप वगैरह देना है, तो वो क्या करेंगे, इसको थोड़ा काट छाट करेंगे। तो काट छाट करते हो क्या होगा, ऐसे कुछ जो उसके टुकड़े हो गए, ऐसे कुछ टुकड़े उसके वो गिर जाएंगे नीचे, तो इसे कहा जाता है फ्लेक्स। तो और जो बड़ा वाला टुकड़ा होगा उसे कहा जाएगा कोर। तो इसके जो एविडेंस है वो आपको घर में मिल रहे, इसका मतलब क्या है कि घर में भी लोग मतलब होममेड वो टूल बनाते थे स्टोन से। मतलब वो घर में भी ऐसे जो स्टोन टूल्स है ना वो भी बनाए जाते थे। मतलब कितना ज्यादा वो लोग जो है ना अपने काम के प्रति मतलब
एक तरीके से डेडिकेटेड थे, हमें ये पता चल सकता है कि घर में भी आपको यहाँ पे स्टोन फ्लेक्स एंड कोर्स जो मिल रहे हैं। तो मेटल ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम देख लेते हैं, स्टोन के बारे में देख लिया, मेटल ऑब्जेक्ट्स और टूल्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है यहाँ पे आपको लार्ज नंबर ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स और ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स भी देखने को मिलेंगी, और इसके अलावा आपको अलॉयज भी देखने को मिलेंगे कॉपर और ब्रॉन्ज के, जैसे कि टीन, आर्सेनिक, निकल को यूज करके ब्रॉन्ज एंड कॉपर वगैरह के अलॉयज जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मतलब मेटल्स के टूल्स। तो प्योर कॉपर आर्टिफैक्ट जो है वो ज़्यादा है ब्रॉन्ज अलॉयज से। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। आर्टिफैक्ट जो बनाए जाते थे जिसमें वेसल्स, मतलब वही पॉट्स वगैरह, नाइव्स मतलब चाकू छुरी, स्पीयर मतलब भाला, मिरर, बैंगल, तो ये सब चीज़ें वो मेटल्स से बनाते थे। मतलब टेराकोटा के अलावा उन्होंने मेटल्स का भी इस्तेमाल किया इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए। तो लेकिन जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे मतलब लेटर हड़प्पन फेज में आपको ब्रॉन्ज अलॉय ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन ज़्यादातर इनिशियली मैच्योर फेज में आपको प्योर कॉपर आर्टिफैक्ट मिलेंगे, लेकिन जैसे वक्त जो है वो आगे गया, मतलब लेटर हड़प्पन फेज में आपको यहाँ पे ब्रॉन्ज अलॉयज आपको देखने को मिलेंगे। मेटल ऑब्जेक्ट जो है वो एज ए प्रीशियस मतलब कंसिडर किया जाता था। मेटल ऑब्जेक्ट जो है ना वो मेटल से बनी हुई चीज़ें जो है वो लोग इसे प्रीशियस मतलब एक इम्पोर्टेंट उनके लिए था, इसका कुछ इंपॉर्टेंस था। अभी हमें कैसे पता चलता है, हम कैसे बोल सकते, जैसे कि आज लोगों के गोल्ड होता है ना, ज्वेलरी गोल्ड वगैरह कितना इंपॉर्टेंट है, तो वैसे उस वक्त लोगों के लिए जो प्रिसाइज मेटल्स जो बने हुए जो स्टोन टूल्स वगैरह थे वो इंपॉर्टेंट है। अभी ये हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हमें होल्डिंग्स मिले इन ब्रॉन्ज मेड ऑब्जेक्ट्स की हड़प्पन साइट्स के ऊपर, हड़प्पन साइट्स पर, मतलब अलग अलग हड़प्पन साइट्स पे। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो मेटल ऑब्जेक्ट्स थे वो भी उनके लिए प्रीशियस थे। तो क्योंकि उस वक्त वो उनकी उनकी अपनी अपनी इकोनॉमी होती है, अपनी अपनी सोच होती है। अभी हम गोल्ड को इतना वैल्यू देते हैं इसलिए गोल्ड वैल्यूएबल है, अगर सपोज हम किसी पत्थर को भी इतनी वैल्यू दे दें तो वो पत्थर भी वैल्यूएबल हो सकता है। तो इस तरीके से वो अपने अपने कल्चर के हिसाब से चलता रहता है। आर्टिफैक्ट जो गोल्ड और सिल्वर से बने हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे हड़प्पन साइट्स में, जिसमें नेकलेसेस है, ब्रेसलेट है, पेंडेंट्स है, इयरिंग, तो ये सब चलता है मतलब सिंस द टाइम इमेमोरियल। जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है तो गोल्ड के पीछे लोग पागल है, आज भी है, कल भी थे और हमेशा रहेंगे। तो जो होर्ड्स ऑफ ज्वेलरी है ना, होर्ड्स ऑफ ज्वेलरी वो भी आपको देखने को मिलेंगे गोल्ड, सिल्वर और सेमी प्रीशियस स्टोन से बनी हुई है। मतलब होर्ड्स ऑफ ज्वेलरी मतलब वही, मतलब वो जमा करके रखते थे ना, तो उसे होर्ड्स कहते हैं। तो गोल्ड, सिल्वर, सेमी प्रीशियस स्टोन से बनी हुई ज्वेलरी के होर्ड्स आपको अलग अलग सिविलाइजेशन मतलब अलग अलग सेटलमेंट में देखने को मिलेंगे। और इवन स्मॉल विलेजेस जो है ना, स्मॉल विलेजेस भी आपको देखने को यहाँ पे ये होर्ड्स वगैरह मिलेंगे। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो सोसाइटी है वो काफ़ी तरह की, मतलब एक तरह की इक्वालिटेरियन सोसाइटी, इनइक्वालिटी तो होती है लेकिन इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि स्मॉल विलेजेस में भी आपको होर्ड्स ऑफ ज्वेलरी मिल रहे हैं जो कि गोल्ड, सिल्वर, सेमी प्रीशियस स्टोन से बनी है। तो इसका मतलब कि सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा इक्वालिटी थी, मतलब इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी वहाँ पे नहीं थी, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो एक बार क्या कर लेते हैं हम, हमारे पास इमेजेस है क्या, देख लेते हैं। इमेजेस तो नहीं है, ठीक है, मतलब स्टोन से बने हुए ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस नहीं है शायद, मैंने ढूंढा था लेकिन मुझे मिला नहीं। तो सील्स के बारे में देख लेते हैं। सील्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में जानने का, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सील्स। आपसे तो कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी बोलते हैं। तो सील मेकिंग जो है एक इंपॉर्टेंट फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। मोस्ट ऑफ द सील्स जो है ना वो स्क्वायर थे, रेक्टेंगुलर थे, कुछ आपको सिलेंड्रिकल और राउंड भी आपको देखने को मिलेंगे। एक बार हम देख लेते हैं साइज। तो ये सील्स है, राउंड है ना, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, सिलेंड्रिकल तो नहीं है शायद यहाँ पे, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर है, ये कुछ स्क्वायर से यहाँ पे, और एक राउंड है। तो अलग अलग तरीके के सील्स, मतलब शेप के सील्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे आराम से। एवरेज साइज जो थी वो 2.54 सेंटीमीटर थी, लेकिन ज़्यादा कुछ 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 जो सील्स है ना वो इससे ज़्यादा साइज के भी अपने देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द सील्स है ना वो स्टेटाइट एक स्टोन है, स्टेटाइट का है, एक स्टोन है, इससे बने हुए आपको देखने को मिलेंगे मोस्ट ऑफ द सील्स। लेकिन कुछ सील्स आपको सिल्वर और कैल्साइट से भी देखने को मिलेंगे, मतलब बने हुए। अभी कुछ दो फाइन सिल्वर सील्स जो मिले हैं कहाँ पे, मोहनजोदारो में, जिसके ऊपर यूनिकॉर्न का मोटिव, यूनिकॉर्न का मोटिव मतलब यूनिकॉर्न की पिक्चर है। तो इससे ही तो कुछ लोगों ने कहा था ना, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि अगर मोहनजोदारो में ऐसे यूनिकॉर्न मोटिव्स वाले सील मिले, इसका मतलब कि वो एक सिंबल है, एक रॉयल्टी का सिंबल है। तो उसके बेसिस पे उन्होंने फिर स्टेट वगैरह वाली थ्योरी दी थी, तो हमने देखा था 2-3 लेक्चर पहले, अगर आपको याद है। और कुछ कॉपर एंड सोपस्टोन से बने हुए सील्स जो है वो लोथल में आपको देखने को मिलेंगे, जिसके ऊपर यूनिकॉर्न की मोटिव है। यूनिकॉर्न मतलब वही एक सिंग वाला घोड़ा, एक मिथिकल एनिमल है। देख लेते फिर से एक बार, ये वाला एक ही सिंग है ना इसको, शायद वही है घोड़ा, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे,
हम थे, हाँ। द सिल्स वॉज कोटेड विद द अल्कली। अभी ये जो सिल्स है ना, ये आपको काफी ब्राइट मिलेंगे, काफी लस्ट्रस मिलेंगे। तो इसका कारण क्या था? तो उसको वो अल्कली से कोट करते थे, कोटिंग मतलब उसके ऊपर वो लेयर चढ़ाते थे और फिर उसको गर्म करते थे, तो इसलिए उसको व्हाइट लस्टर सरफेस जो उसका बनता है वो काफी चमकते थे वो सील्स। अभी इन सील्स के ऊपर आपको काफी पिक्चर देखने को मिलेंगी जिसको मोटिव्स कहा गया है। तो अभी जो मोटिव्स है इसमें कुछ एनिमल्स जैसे एलिफेंट, टाइगर, एंटीलोप, क्रोकोडाइल, बफेलोज, हेयर्स, राइनोस एंड वन ऑन मिथिकल जो एनिमल है ना, यूनिकॉर्न जिसको कहा जाता है, तो इस तरीके। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे काउज का एग्जाम्पल नहीं है। तो मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे ना, इनको काउज पता ही नहीं थी। इसके साथ साथ हॉर्स भी उनको पता नहीं था। तो यहाँ से क्वेश्चन बना था सिविल सर्विस के फिल्म में हर हॉर्स के ऊपर, कि मतलब हॉर्स मतलब एनिमल्स के ऊपर बना था बेसिकली, कि कौन से एनिमल्स उन्हें पता थे और कौन से नहीं थे। हॉर्स के ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। और कुछ जो नए सोर्सेज है रिसेंट, वो कहते हैं कि हॉर्स उन्हें पता था। जैसे युपेंद्र सिंह में बताया गया कि हॉर्स दे न्यू अबाउट हॉर्स, लेकिन यूपीएससी का कहना था कि नहीं भाई उनको हॉर्स पता ही नहीं था। मतलब आर एस शर्मा वगैरह जो पुराने जो हिस्टोरियंस है वो कहते थे कि नहीं नहीं हॉर्स वगैरह नहीं पता था। लेकिन जो अभी जो रिसेंट वाले हैं वो कह रहे हैं कि हॉर्स उन्हें पता था। तो ठीक है, हमें क्या करना है? यूपीएससी ने कहा है कि हॉर्स वॉज नॉट नोन टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। और उनकी सील्स जो है ना, सील्स के ऊपर भी हॉर्स मिला ही नहीं है। जो सील्स है ना, अभी सील्स के ऊपर हर तरीके के एनिमल्स हैं, और जो जो एनिमल्स है ना वहाँ के उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं इंपॉर्टेंट। लेकिन हॉर्स का आपको नाम, हॉर्स, स्नेक, काऊ, ये जो 3 एनिमल है ना, इनके एविडेंसेस हमें नहीं मिले। और जैसे कि मैंने कहा था कि जो आर्ट हम पढ़ते हैं वो क्या क्या मतलब क्यों जरूरी है? क्योंकि वो हमें इंसाइट देता है उनके कल्चर में, उनके लाइफ में वो क्या सोचते थे, वो क्या देखते थे, उनका एक्सपीरियंस क्या था। तो इसीलिए जो है ना, आर्ट के बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो उन्होंने स्नेक, काऊ और हॉर्स की इमेजेस बनाई ही नहीं है, तो इसका मतलब उन्होंने कभी उन्हें देखा ही नहीं। तो अगर उन्होंने कभी देखा ही नहीं तो मतलब था ही नहीं। सिंपल लॉजिक है। लेकिन हम ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम ऐसा कंफर्म बता ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो हिस्टोरियन है ही नहीं। देर इज ऑफन स्मॉल फीडिंग ट्रक और स्टैंड बिफोर एनिमल्स। मतलब सील्स के ऊपर ऐसे एनिमल्स के मतलब सील्स जो है ना, सील्स के ऊपर एनिमल्स है, ये एनिमल है, तो इस एनिमल के सामने यहाँ पे खाना भी रखा है। तो यही यहाँ पे कहना है इस सेंटेंस का। देर आर ऑल्सो ह्यूमन फिगर्स भी देखने को मिलेंगे, प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे सील्स के ऊपर। मोस्ट ऑफ द सील जो यहाँ पे शॉर्ट इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलेंगे। कुछ रेक्टेंगुलर सील्स है जहाँ पे राइटिंग्स है, लेकिन वहाँ पे कोई मोटिव्स नहीं है। मतलब राइटिंग है लेकिन उसके ऊपर कोई एनिमल्स या फिर प्लांट किसी भी तरह के मोटिव्स मतलब पिक्चर नहीं है। तो ये था सील्स के बारे में। बीट्स के बारे में देख लेते हैं। बीट्स मेकिंग जो एक इंपॉर्टेंट क्राफ्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। इसके पहले भी एक क्राफ्ट मतलब नोन था, ऐसा नहीं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने सबसे पहले ही बीट्स बनाए, लेकिन इससे पहले भी बीट्स बनते थे। लेकिन सवाल यह है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोगों ने जो बीट्स बनाए ना, वो मतलब उसमें उन्होंने नया मटेरियल यूज किया है, उनकी स्टाइल अलग थी और टेक्निक भी अलग थी। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी अलग अलग तरीके की बीट्स से आपको देखने मिलेगी। देखो हाँ, ये देखो, ये बीट्स है, ये बीट्स है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के बीट्स देखने को मिलेंगे। काफ़ी पिक्चर आप ये गूगल कर सकते हो। आपको अगर ज़्यादातर मतलब ब्रेसलेट है यहाँ पे, ये गले में पहनने वाला हार है, ये हाथ में पहनने वाला है कुछ, मतलब काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह के बीट्स बीट्स उन्होंने बनाए और अलग अलग तरीके के उन्होंने जो है ना रॉ मटेरियल यूज़ किया। जैसे कि स्टोन्स, जैसे कि स्टिटाइट स्टोन हो गया, एजेट, कार्नेलियन स्टोन, लैपिस lazuli, सेल्स, सेल्स के भी उन्होंने बनाए हैं। सेल्स वाले शायद मैंने ऐड नहीं किए, यही हो गए सेल्स वाले। ठीक है, आप गूगल कर लेना, अगर आपको बीड्स देखने का आप गूगल कर सकते हो। इमेजेस से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती है। टेराकोटा से बने हुए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तो इन सब से उन्होंने बीड्स बनाए। तो काफ़ी वेराइटी और न्यू मटेरियल उन्होंने यूज़ किया था, स्टाइल उनकी अलग अलग थी। तो यही एक खास बात है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो बीड मेकिंग जो है ना, वो मतलब बीड मेकिंग फैक्ट्री जो है आपको लोथल और चन्हुदारो में, चन्हुदारो, ठीक है, चन्हुदारो है यहाँ पे, चन्हुदारो में देखने को मिलेंगे। और जो बीड, ब्रासलेट और डेकोरेटिव जो इनले है, सेल मतलब सेल से भी उन्होंने जो बीड्स, ब्रासलेट और डेकोरेटिव इनले जो बनाया है ना, सेल से बने हुए, तो वो बताता है कि वो कितने हाई लेवल के क्राफ्ट्समैन थे। सॉरी, ये क्राफ्ट्समैन नहीं बोलना चाहिए, ये थोड़ा जेंडर न्यूट्रल टर्म हमें यूज करनी है। तो क्राफ्ट्समैन की जगह हम बोल सकते हैं क्राफ्ट्स पर्सन थे। ओके, होता है ना वो, मतलब एक तरीके से जेंडर न्यूट्रल हमें होना चाहिए। तो कभी भी क्राफ्ट्समैन मत बोलना, क्राफ्ट्स पर्सन बोलना। ओके, याद रखना थोड़ा, मतलब मेन नहीं आना चाहिए, मतलब क्योंकि मेन ही की फिर वुमेन क्यों नहीं। तो ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं, फेमिनाइजेशन वगैरह, फेमिनिज्म वगैरह, तो उन लोगों का कहना है। और अच्छा भी है, हमें भी न्यूट्रल रहना चाहिए। तो क्राफ्ट्स पर्सन जो है हम यूज़ कर सकते हैं, क्राफ्ट्स मैन मत कहना, क्राफ्ट पर्सन कहना। ठीक है, यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना। तो ये हमें बता रहा है कि कितना हाई लेवल ऑफ उनका एक्सपर्टाइज था, स्किल मतलब स्किल कितना उनका एक हाई लेवल का था। तो यहाँ पे इमेज आप देख सकते हो दोनों तरह के। तो ये हमने अब तक देखा बीट्स वगैरह के बारे में। तो मतलब अब तक हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं तो भूल जाएंगे। पॉट्स एंड पॉटरी के बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा टेराकोटा टॉयज के बारे में। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा स्टोन वर्क के बारे में, मेटल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा
सील्स के बारे में, फिर हमने देखा बीट्स के बारे में। ओके, तो 6 तो अब तक हम देख चुके हैं और पता नहीं आगे कितने बचे हैं। ठीक है, तो अभी एक कॉटन एंड वुलन टेक्सटाइल, तो शायद ये लास्ट है, कॉटन एंड वुलन टेक्सटाइल। तो हड़प्पन जो लोग हैं ना वो कॉटन से बने हुए वुलन से बने हुए क्लोथ भी यूज़ करते थे, इसके एविडेंसेस भी हमें मिले हैं। सॉरी, पानी पी ले तो एक बार। तो जो हड़प्पन से ना, यहाँ पे आपको कॉटन और वुलन से बने हुए क्लोथ भी यूज़ करते हुए देखने को मिलेंगे। अभी ऐसा आप कैसे बोल सकते हो, तो आपको कुछ एग्जाम्पल से आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कुछ एविडेंसेस के एग्जाम्पल, जैसे टेराकोटा फिगरिंग जो है ना, जो क्लोथ पहने हुए हैं, वो बताता है कि किस तरह के कपड़े वो पहनते थे। मतलब जो इमेज हमने देखी थी ना, हमने इमेज देखी थी कहाँ, हाँ ये जो है ना, यहाँ पे आप देखो ये एक कपड़ा है, शॉल है, ये एक इसने पहनी है, मतलब कि कपड़े तो वो पहनते थे ना, मतलब कपड़े तो पहनेंगे। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि वो क्लोथ पहनते थे। तो सवाल ये है कि क्लोथ क्या वो कॉटन से बने हुए थे, वूल से बने हुए थे? तो ये क्लियर होता है मेसोपोटामियन टेक्स्ट। तो मेसोपोटामियन जो टेक्स्ट है वो क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि वो इंपोर्ट करते थे क्लोथ्स का जो कॉटन से बने हुए थे, मेलुआ से। और मेलुआ जो है ना वो हड़प्पा का ही एक रीजन है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही आता है मेलुआ। और हमारे जो मिथिक मतलब जो रिलीजियस जो थे, कुछ थेरीज है, उसमें भी एक मेलुआ नाम से कुछ भी कैरेक्टर, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो ट्रेसेस ऑफ कॉटन भी आपको देखने को मिलेंगे मोहनजोदारो में, मोहनजोदारो में भी आपको ट्रेसेस ऑफ कॉटन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कॉटन और वुलन के बने हुए कपड़े वो यूज करते हैं। तो आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में हमने अब तक काफ़ी कुछ देख लिया है। तो जो लेवल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन आपको देखने को मिलेगा अक्रॉस द सेटलमेंट, सारे सेटलमेंट से आपको एक ही तरीके के रेशियो, मतलब स्टैंडर्डाइज सब कुछ देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि मतलब इस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि सेंट्रलाइज कंट्रोल था। लेकिन इसके बारे में तो हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं पहले कि सेंट्रलाइज कंट्रोल था या नहीं था, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम फिर से वो डिस्कस नहीं करते। लेकिन आप ये पॉइंट यूज़ कर सकते हो कि जो आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में जो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन देखने को मिला, इतना यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली, ये एक आप पॉइंट ऐड कर सकते हो सेंट्रलाइज कंट्रोल स्टेट के फेवर में। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स माइट हैव ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू कॉर्पोरेट ग्रुप्स लाइक गिल्ड। तो ये उसके अगेंस्ट में एक पॉइंट मिल गया आपको, मतलब एक फेवर में पॉइंट मिल गया स्टेट के, और एक अगेंस्ट में पॉइंट मिल गया कि वहाँ पे भाई ऐसा भी हो सकता है कि गिल्ड बनाई थी, मतलब जैसे गिल्ड्स है ना लाटर फेज में, लाटर टाइम्स में साउथ इंडिया में गिल्ड्स है, नॉर्थ इंडिया में गिल्ड्स है, कॉर्पोरेट ग्रुप की, मतलब जो ट्रेडर्स थे, तो ऐसे भी कोई गिल्ड्स वगैरह होती होंगी। तो इसलिए फिर इतना स्टैंडर्डाइजेशन देखने को मिला। तो ये आप मतलब काउंटर आर्गूमेंट तैयार ही है हिस्टोरियंस के बाद, एक बोलेगा ये तो दूसरा बोलेगा वो, हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है। लिमिटेशंस ऑफ हड़प्पन आर्ट्स एंड क्राफ्ट क्या है, तो कुछ हिस्टोरियंस जो है ना, मतलब इनको दिक्कत है, ये थोड़े डिसअपॉइंटेड है हड़प्पन से, मतलब इनको टकरा रहे। अभी इनकी शिकायत सुनेगा कौन, वो तो अभी रहे नहीं हड़प्पन से, तो हम ही सुन लेते हैं। तो द फाइंड्स जो है ना आर वेरी लिमिटेड। फाइंड्स मतलब जो ये जो हड़प्पन जो आर्टिफैक्ट जो है ना वो काफ़ी लिमिटेड नंबर में मिला है, ऐसा इनका कहना है। सबसे पहला तो ये। दूसरा ये इनका कहना है कि एक वेराइटी ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब कि काफ़ी कम, मतलब मोनोटोनस ज़्यादा है, ज़्यादा वेराइटी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी हड़प्पन्स में, हड़प्पन्स आर्ट एंड आर्टिफैक्ट में। जितनी वेराइटी जो है वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लोगों के आर्ट एंड आर्टिफैक्ट में थी और मेसोपोटामिया वालों के। तो ये इनके दो जो है इशूज़ है। इसके अलावा भी उनके कुछ कंसर्न्स है, जैसे कि स्टोन स्कल्पचर जो मिला है वो काफ़ी रेयर है, क्योंकि काफ़ी कम, मतलब सही है, स्टोन स्कल्पचर जो काफ़ी रेयर है। उसके बाद अंडर डेवलप भी एज कम्पेयर टू इजिप्शियन। उसके बाद जो क्वालिटी है ना टेराकोटा पीसेस की, मतलब टेराकोटा से बने हुए जो जो खिलौने थे, जो भी थे टेराकोटा से बने हुए, वो उनकी क्वालिटी इतनी नहीं है जितनी मेसोपोटामिया मतलब इनकी थी। तो इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वालों की जो क्वालिटी थी वो उनके साथ मैच नहीं कर पाए हड़प्पन वाले, ऐसा बोला जाता है। लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो आपका जो सिटीज़ का पैटर्न था, वो काफ़ी एक्सलेंट था। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो काफ़ी वो आगे निकल चुके थे ड्रेनेज सिस्टम में। तो ये तो इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। लेकिन ठीक है, इतना मतलब लिमिटेशन, हर सिविलाइजेशन, हर लोग तो परफेक्ट होते नहीं है। तो ये तो हमारा हमने डिस्कस कर लिया हड़प्पन आर्ट एंड आर्टिफैक्ट के बारे में। अभी हम देख लेते हैं सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कहाँ से ये सब रॉ मटेरियल लगता है ना, जो लोग कॉपर, वो कॉपर से बनी हुई चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बीट्स यूज़ कर रहे हो, मतलब स्टीटाइट, मतलब स्टोन जो है यूज़ कर रहे हैं, स्टीटाइट, लैपिस लाजुली, ये कहाँ से आता था? मेटल जो है कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इनकी माइंस कहाँ पे थी? सेल्स, वो कहाँ से? भाई सेल्स तो फिर हमें पता ही है, वो तो समुद्र के किनारे से आएंगे। तो देख लेते हैं कि ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो ये यूनिफॉर्मली अवेलेबल तो नहीं होगा हर रीजन में, मतलब सब हर रीजन में ये सब मिल जाएगा, हर जगह कॉपर्स के माइन, गोल्ड के माइन, ऐसा तो नहीं है। तो ये जो है ना, ये कहाँ से आपको इनका ओरिजिन था, सोर्स ऑफ ओरिजिन, मतलब सॉरी सोर्स ऑफ मटेरियल क्या था, ये हम देख लेते हैं।
कॉपर कहाँ से लाते थे वो कॉपर? कॉपर था राजस्थान। राजस्थान आज भी कॉपर के लिए फेमस है। तो कुछ साइड से, जैसे जोधपुर हो गया, बगौर हो गया, गणेश्वर, यहाँ से कॉपर जो मतलब सप्लाई होता था अदर जो हड़प्पन रीजन है जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह वहाँ। फिर गोल्ड जो है वो केजीएफ, मतलब केजीएफ मूवी नहीं, कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड जो माइन्स है कर्नाटका की वहां से, और कोलार गोल्ड फील्ड माइन्स ऑफ कश्मीर, तो यहाँ से वो गोल्ड को इंपोर्ट करते थे, मतलब लाते थे। गोल्ड वॉशिंग सेंटर्स जो है आपको जयपुर और सिरोही में, राजस्थान में देखने को मिलेंगे। मतलब राजस्थान एक इम्पोर्टेंट एरिया था हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि तब वो फर्टाइल था ना, हम देख चुके हैं राजस्थान तब काफी फर्टाइल था, वहाँ पे इतना डेजर्ट नहीं हुआ था। सिल्वर कहाँ से लाते थे? सिल्वर इंपोर्ट होता था ईरान से और अफगानिस्तान से, लीड कश्मीर से, अगेट, चालकेडोनी, कार्नेलियम सौराष्ट्र और वेस्टर्न गुजरात से, और लैपिस lazuli जो है ना वो आता था नॉर्दर्न अफगानिस्तान से। ये काफी इंपॉर्टेंट सुना है, लैपिस lazuli के बारे में आपने सुना होगा, ये नीला पत्थर था। अगर आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी है ना, तो मोहनजोदड़ो मूवी में भी ये लैपिस lazuli जो है ना वो दिखाया गया है। इसके अलावा लाइमस्टोन जो है ना, लाइमस्टोन आती थी रोहरी से। लाइमस्टोन ये मैंने याद नहीं किया, लेकिन जो लाइमस्टोन है ना, लाइमस्टोन, वो लाइमस्टोन कहाँ से आती थी? रोहरी, रोहरी और सुकुर से। ये याद रखना, लाइमस्टोन सिंध एरिया से, सिंध के रोहरी एरिया से आती थी लाइमस्टोन। उसके बाद टीन जो है, टीन, टीन हरियाणा से आता था। तो ये आप नोट कर लो, ठीक है, 1 मिनट आप ये नोट कर लो कि लाइमस्टोन जो है वो कहाँ से आती थी? लाइमस्टोन आती थी सुकुर और रोहरी से। उसके बाद आपका टीन कहाँ से आता था? हरियाणा से आता था। कुछ टीन के एविडेंस अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको 2 चीजें जो है वो याद करनी है लाइमस्टोन के बारे में, और मतलब लिखनी है, नोट करनी है, लाइमस्टोन और आपके टीन के बारे में। जिंक और लीड जो दोनों सेम जो है, इसका ओरिजिन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, लीड और जिंक का। तो ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था। काफ़ी मज़ेदार लेक्चर था आज का, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस की, काफ़ी इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी और आपके इंटरव्यू में भी, मतलब ऑप्शनल में भी। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या बचा है? अभी बहुत कुछ बचा है हमारा, तो मतलब पता नहीं कब तक चलेंगे। ट्रेडिंग नेटवर्क, इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट, मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो टाउन्स थे उनका आपस में किस तरीके से कॉन्टैक्ट था, एक्सचेंज सिस्टम। उसके बाद पर्शियन गल्फ और मेसोपोटामियन के साथ उनका क्या ट्रेड था, कैसे था, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था। तो इसके लिए तो एक नेक्स्ट लेक्चर होगा स्पेशल, ठीक है। फिर डिक्लाइन के लिए एक स्पेशल लेक्चर, और फिर इसके लिए मतलब 3 लेक्चर भी मैंने बाकी, मतलब कितना लंबा टॉपिक है यार, हम डिस्कस कर ही रहे खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आज आई एम कमिटेड टू गिव यू माई 100%। तो आपको भी 100% देना है, खुद का पढ़ाई करनी है, मैं तो करवा ही रहा हूँ, आराम से करेंगे, कोई लोड नहीं है। तो हमने अब तक इतना डिस्कस कर लिया है, और हमारा इतना डिस्कस करके हो चुका है, और इतना बाकी है। तो ये 3 लेक्चर आएंगे, एक इसके ऊपर, मतलब यहाँ तक, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो बाकी कोर्सेज भी हमारे चल रहे हैं, उनका भी बेनिफिट उठाए और उन वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ज्योग्राफी, इकोनॉमी के ऊपर हमारा जो कोर्स स्टार्ट हो चुका है, और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि एमसीक्यू के कोर्स जो है वो रुक क्यों गए, क्योंकि एमसीक्यू जो है ना वो कोई देख नहीं रहा है। मुझे पता चल जाता है कौन देख, मतलब आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो, मुझे पता चल जाता है, मुझे सब पता चल जाता है, कौन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है वो भी पता चल जाता है। तो एमसीक्यू के कोर्स इसलिए रुके हैं क्योंकि उसके ऊपर मतलब आप देख ही नहीं रहे हो, अगर आप देखोगे नहीं तो फिर कोर्स बना के फायदा क्या है। तो एमसीक्यू इसलिए रुका हुआ है, पता नहीं आगे कब मैं स्टार्ट करूँगा, लेकिन वो काफ़ी मेरा पसंदीदा कोर्स है एमसीक्यू वाला, तो उसे मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगा, चाहे कोई देखे ना देखे। और रहा सवाल इकोनॉमी के कोर्सेज, तो हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, और कुछ कमेंट्स आ रही थी इकोनॉमी का मेंस वाला पोर्शन भी करवा लीजिए। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, पहले प्रीलिम्स क्लियर कर लो, उसके बाद फिर मेंस वाला जो पोर्शन है हम भी मतलब वो भी देख लेंगे, डोंट वरी, हम आराम से सब कुछ कर लेंगे, आपको कहीं पे जाना नहीं है, आप बस पढ़ाई करते रहो, हम सब करेंगे। और ज्योग्राफी का कोर्स जल्दी लॉन्च होगा, क्योंकि ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी इकोनॉमिक्स की तरह ही है, कंसेप्चुअल। अगर समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हो गए तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर गए सब काम से। इसलिए इकोनॉमी और ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर, ये 3 टॉपिक्स के ऊपर पहले हम कर लेंगे, मेंस का भी हो जाएगा। अभी पहले प्रीलिम्स है ना, हमारे प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करो, मेंस हम जो है ना, क्योंकि जो आपका मेंस के जो टॉपिक्स है ना, अगर आपका प्रीलिम्स हो गया, इकोनॉमिक्स का आपने बेसिक कर लिया, आपका ज्योग्राफी का बेसिक्स है, तो मेंस में कुछ नहीं है। मेंस तो ऑल अबाउट ये एप्लीकेशन, जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है ना वही मेंस में, बस थोड़ा टॉपिक थोड़ा अलग है, तो वो जल्दी हो जाएगा। पर 8 से 10 लेक्चर में इकोनॉमिक्स का मेंस हो जाएगा हमारा। और GS1 जो है, मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी, वो तो सेम ही, उसमें क्या पढ़ना है, वहाँ पे बस सोसाइटी हमें करना है, तो GS1 में सोसाइटी करना है,
जो हम ज्योग्राफी करेंगे ना, तो ज्योग्राफी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों हो जाएगा ज्योग्राफी का। प्रीलिम्स प्लस मेंस एक ही साथ होगा। हिस्ट्री जो है वो तो ठीक है, आप कर लोगे, बाद में हम वक्त मिलेगा तो करवा दूंगा। फिर उसके बाद रहा आपका सवाल GS2, तो वो भी हम इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह कर लेंगे, उसमें जो भी टॉपिक्स मेंस के बचते हैं इंपॉर्टेंट वाले वो देख लेंगे। और GS3 को हम डिटेल में देखेंगे, और ज़्यादा कुछ उसमें है ही नहीं, मतलब ज़्यादा बहुत कुछ है उसमें, लेकिन ज़्यादा कुछ उसमें डिस्कस करना नहीं है। हमारा जब इकोनॉमिक्स का जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड कोर्स है ना, वो जाए वो हो गया एक बार, और अगर आप करंट के साथ अपडेटेड हो तो आराम से हो जाएगा। तो फिर GS4 जो इम्पोर्टेंट है, एथिक्स वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पसंदीदा सब्जेक्ट है हमारा एथिक्स, तो वो हम अच्छे से देखेंगे और इस तरीके से हमारा मेन हो जाएगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं। और हाँ, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताया ही नहीं अब तक कि कौन कौन अगले साल इस साल एग्ज़ाम देने वाला है, तो ये बता दो कमेंट बॉक्स में, थोड़ा इंटरेक्टिव रहो। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।